आदाब नाजरीन, इस्तकबाल है आप सभी का मुल्क की बातें। मैं हूं आपके साथ पिंकी सहगल। खबरें शुरू करने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। इजराइल और अमेरिका की हालत खराब। इस बार हिजबुल्लाह के साथ यमनी और इराकी फोर्सेज ने भी किए इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा, टर्मिनल की छत गिरी, एक की मौत, कई जख्मी। ओवैसी को जय फिलिस्तीन का नारा पड़ा भारी। दिल्ली की रिहाइश गाह पर फेंकी गई स्याही। नीट इम्तिहान को लेकर दोनों ऐवानों में हुई बहस। राहुल ने कहा तलबा को सरकार से उम्मीद। पहली ही बारिश में दिल्ली हुई पानी पानी, 5 घंटों की बारिश में बनी सैलाबी सूरत हाल। सानिया मिर्जा की हज के सफर से हुई वापसी। सानिया अनम और असद वालिद के साथ लौटे हिंदुस्तान। लैंसेट ग्लोबल हेल्थ का बड़ा दावा, आधे हिंदुस्तानियों को कमजोर दिया करार। आप राज्यसभा रुकन संजय को बड़ी राहत, संजय सिंह की मुअत्तली हुई मनसूख। हिंदुस्तान में बैंड चीज का भी हो रहा इस्तेमाल। FSSAI के मुताबिक लहसुन कर सकता है कैंसर। हिजबुल्लाह के ताबड़तोड़ हमलों से इजराइल एक बार फिर थर्रा उठा है। बीती रात तो हिजबुल्लाह के साथ अब यमन और इराकी फोर्सेज ने भी मिलकर इजराइल पर ताबड़तोड़ बमबारी की है, जिससे इजराइल और अमेरिका बुरी तरह से डर गए हैं। इसराइल की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, क्योंकि न सिर्फ हमास और हिजबुल्लाह बल्कि मिडल ईस्ट के दूसरे लड़ाके भी इसराइल को नाको चने चबा रहे हैं। आपको बता दें कि गुज़िश्ता रोज हिजबुल्लाह ने लेबनान पर इजरायली एयर स्ट्राइक का बदला लेते हुए इजरायली मिलिट्री बेस को निशाना बनाकर ताबड़तोड़ हमले किए। हिजबुल्लाह ने बताया कि उसने नॉर्थन इसराइल के गैलीली में कब्जे वाले सफद की ओर 40 से ज्यादा कत्यूशा रॉकेट से बमबारी की। इसके अलावा ग्रुप ने बेरिया बैरक पर ग्रेड टाइप के रॉकेट दागे। हिजबुल्लाह के हमलों से इसराइल ठीक से उभरा भी नहीं था कि इतने में यमन के हुती और इराक के इस्लामिक लड़ाकों ने जॉइंट ऑपरेशन करके नॉर्थन इसराइल के हाइफा पोर्ट पर जबरदस्त मिसाइल हमले करके इसराइल को बुरी तरह थर्रा दिया है। इसके अलावा यमनी और इराकी मिसाइलों ने इसराइल की जानिब बढ़ने वाले समुद्री जहाजों को भी निशाना बनाया। यमन ने दावा किया है कि वो अपने हदफ को भेदने में कामयाब रहे। अपने हमलों में उन्होंने हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया। वहीं हूती मिलिट्री के तर्जुमान याहिया सारा ने भी बताया कि इराकी लड़ाकों के साथ जॉइंट ऑपरेशन में हाइफा के कई अहम हदफ पर दर्जनों क्रूज मिसाइलें दागी गई हैं। दोनों ग्रुप्स का कहना है कि जब तक इजराइल गजा पर अपनी कार्रवाई खत्म नहीं करेगा, वो ऐसे ही हमले करने जारी रखेंगे। इन बातों से ये जाहिर होता है कि इजराइल पूरे मिडिल ईस्ट को जंग का अखाड़ा बनाना चाहता है, लेकिन मिडिल ईस्ट में हमास, हिजबुल्लाह, हूती, इराकी फोर्सेज, सीरिया फोर्सेज और तालिबान जैसे ग्रुप इजराइल की अकड़ निकालने के लिए तैयार बैठे हैं। नेतन्याहू को अब बहुत जल्द अपनी जंग जारी रखने की जिद का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। दिल्ली में जहां बारिश से लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई है, वहीं एक बड़े हादसे ने लोगों के दिल में दहशत पैदा कर दी है। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक बड़ा हादसा पेश आया है, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई है और कई लोग जख्मी हुए हैं। आपको बता दें कि आज सुबह हुई भारी बारिश के चलते एक बड़ा हादसा पेश आया, जिसके मुताबिक दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डे के टर्मिनल 1 की छत का एक हिस्सा गिर गया, जिसकी चपेट में आने से कई गाड़ियां दब गईं। इस हादसे में एक शख्स की मौत भी हो गई है और कई लोग जख्मी हुए हैं, जिसके बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया है। फायर डिपार्टमेंट के अफसरान का कहना है कि इस हादसे की खबर उन्हें सुबह करीब 5:30 बजे दी गई थी, जिसके बाद मौके पर फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां भेजी गईं। हवाबाजी के वजीर राम मोहन नायडू भी इस हादसे का मुआयना करने एयरपोर्ट पहुंचे। मुआयने के बाद उन्होंने जख्मियों को 3 लाख रुपए और मरने वालों के लवाहिकीन को 20 लाख रुपए की माली इमदाद देने की बात की है। फिलहाल इस हादसे के बाद टर्मिनल 1 से तमाम रवानगियों को आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया है। AIMIM चीफ और हैदराबाद से पार्लिमानी मेंबर असदुद्दीन ओवैसी के दिल्ली वाले घर के बाहर कुछ बदमाशों ने उनके नेम प्लेट पर काली पोत दी और इजराइल की हिमायत में पोस्टर चिपका दिए। इससे परेशान ओवैसी ने दिल्ली पुलिस के साथ साथ वजीर दाखिला अमित शाह को भी निशाना बनाया। शिकायत के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और स्याही साफ करने के साथ साथ पोस्टर्स को भी हटाया गया। एक अफसर ने बताया कि हमारे पहुंचने से पहले ही पोस्टर लगाने वाले वहां से चले गए थे। आपको बता दें कि मंगल को लोकसभा के रुकने के तौर पर हलफ लेने के दौरान ओवैसी के जय फिलिस्तीन कहने पर दीगर अराकीन पार्लियामेंट ने एतराज किया था। ओवैसी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि कुछ नामालूम बदमाशों ने आज मेरे घर पर काली स्याही से हमला किया। अब मैं गिनती गिनवा कर थक चुका हूं कि दिल्ली में मेरी रिहाइशगाह को कितनी बार निशाना बनाया गया है। जब मैंने दिल्ली पुलिस के एहलकारों से पूछा कि ये सब उनकी नाक के नीचे कैसे हो रहा है, तो वो बेबस होकर खड़े रहे। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को अपनी पोस्ट में टैग करते हुए ओवैसी ने कहा कि यह आपकी मौजूदगी में हो रहा है, बराह करम हमें बताएं कि क्या अरकान पार्लियामेंट को हिफाजत की जमानत दी जाएगी या नहीं। उन्होंने मजीद लिखा कि मैं इन 2 पैसों के गुंडों से कहना चाहता हूँ जो मेरे घर को निशाना बनाते हैं, मैं इनसे नहीं डरता। सावरकर जैसी बुजदिलाना हरकतें बंद करो और मेरा सामना करने की हिम्मत पैदा करो। स्याही फेंकने या पत्थर फेंकने के बाद भागो मत। एक पुलिस अफसर के मुताबिक 4 से 5 लोग नई दिल्ली के 34 अशोक रोड पर वाक़ ओवैसी की रिहाइश गाह पहुंचे और तकरीबन रात के 9 बजे घर के गेट और दीवार पर 3 पोस्टर चस्पा कर दिए थे।
पोस्टरों पर भारत माता की जय, मैं इसराइल के साथ हूं और ओवैसी को मुअत्तल किया जाए जैसे नारे लिखे हुए थे। पुलिस का कहना है कि जिन लोगों ने ऐसा किया उनकी शिनाख्त की कोशिश की जा रही है और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नीट इम्तिहान में हुई धांधली को लेकर तलबा में गम और गुस्से की लहर अभी तक बरकरार है। इस सब से गुजरने के बाद कई तलबा ने तो इस इम्तिहान की तैयारी ही करनी छोड़ दी है। इसी को लेकर कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट सैयद नासिर हुसैन ने राज्यसभा में नीट, यूजी और यूजीसी नेट समेत दीगर इम्तिहान में हुए पेपर लीक होने के मामले पर इल्तवा का नोटिस जारी किया। साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी राज्यसभा के चेयरमैन को नोटिस लिखा, जिसके बाद आज दोनों ऐवानों में नीट मामले को लेकर बहस होनी तय हो गई। लेकिन जब ऐवान में राहुल ने इस मुद्दे पर बात शुरू की तो उनका माइक बंद कर दिया गया, जिसके बाद ऐवान में हंगामा आराई भी हुई। इसी को लेकर कांग्रेस पार्लिमानी मेंबर राहुल गांधी ने मीडिया से बात करते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए। हिंदुस्तान के स्टूडेंट से मैं कहना चाहता हूँ, ये आपका इशू है और हम सबको लगता है, इंडिया गठबंधन को लगता है कि आज सबसे जरूरी बात आपकी है, क्योंकि आप हिंदुस्तान के भविष्य हो। युवाओं का मामला है, तो हम चाहते हैं युवाओं को मैसेज मिले। घबराए हुए हैं, उनको ये नहीं मालूम कि क्या होने वाला है नीट में, तो पार्लियामेंट से मैसेज जाना चाहिए, उनको भरोसा मिलना चाहिए कि हिंदुस्तान की सरकार और हिंदुस्तान का ऑपोजिशन एक साथ मिलकर स्टूडेंट्स की बात करें। दिल्ली समेत शुमाली हिंद में मानसून की एंट्री होने के साथ ही भारी बारिश का दौर भी शुरू हो गया है। दिल्ली एनसीआर में रात से सुबह तक हुई मुसलसल 5 घंटों की बारिश में सैलाबी सूरत हाल बन गई है। इधर मानसून की शुरुआत ही हुई है और दिल्ली एनसीआर समेत कई इलाकों में इतना पानी भर गया है कि उससे गाड़ियों की आमदोरफ्त मुतासिर हुई है और इसके सबब कई घंटों तक सड़कों पर लंबा ट्रैफिक जाम देखने को मिला। सड़कों पर 4 से 5 फीट पानी भरने से कारें डूब गईं। यशोभूमि द्वारका सेक्टर 25 मेट्रो स्टेशन के इर्द गिर्द पानी भरने के बाद स्टेशन के एंट्री और एग्जिट गेट को भी बंद कर दिया गया। वहीं मिंटो रोड अंडरपास और द्वारका फ्लाईओवर पर भी पानी भरने के बाद वहां ट्रैफिक को डायवर्ट किया गया। आईएमडी ने बताया कि दिल्ली में जुमेरात सुबह 8:30 बजे से जुमे की सुबह 8:30 बजे तक यानी कि 24 घंटे में 228 मिलीमीटर की बारिश हुई। यहाँ 88 साल बाद जून महीने में एक दिन में सबसे ज्यादा बारिश हुई है। इससे पहले जून 1936 में 24 घंटे में 235.5 मिलीमीटर की बारिश दर्ज की गई थी। सड़कों पर पानी भरने और ट्रैफिक के मुतासिर होने के बाद दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने इमरजेंसी बैठक बुलाई और वाटर लॉगिंग को रोकने के लिए इंतजामात पर तबादला ख्याल किया गया। आपको साथ ही बताते चलें कि दिल्ली के साथ ही महकमा मौसम ने 24 रियासतों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है, जिनमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, मगरबी बंगाल, बिहार और नॉर्थ ईस्ट की रियासतें शामिल हैं। हिंदुस्तानी टेनिस स्टार सानिया मिर्जा अपने घर वालों के साथ हज के मुबारक सफर से वापस लौट आई है और वापसी के बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की, जिसे उनके फैंस और मदाहों से काफी प्यार मिल रहा है। आपको बता दें कि सानिया मिर्जा अपने वालिद इमरान मिर्जा, बहनोई असद मिर्जा और बहन अनम मिर्जा के साथ हज के मुबारक सफर पर गुज़िश्ता महीने रवाना हुई थी और अब सभी अरकान हज की अदायगी के बाद उनकी मुल्क को वापसी हुई है। हालांकि इस दौरान सऊदी अरब में शदीद गर्मी का सामना भी करना पड़ा। मुल्क वापसी के बाद इस मुबारक सफर की सानिया और अनम ने कुछ तस्वीर अपनी इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट की, जो खूब वायरल हो रही हैं और उनके मद्दाह उसे खूब प्यार भी देते नजर आ रहे हैं। लेसेंट ग्लोबल हेल्थ में छपी एक नई तहकीक के मुताबिक हिंदुस्तान की आधी आबादी फिट नहीं है, यानी कि वो मुनासिब जिस्मानी सरगर्मी के रहनुमा पॉइंट्स पर खरी नहीं उतरती है। आपको बता दें कि नाकाफी जिस्मानी सरगर्मी के लिहाज से हिंदुस्तान 195 ममालिक में 12वें नंबर पर है। दुनिया भर में बालिगों का तकरीबन 1/3 हिस्सा, तकरीबन 1.8 बिलियन लोग 2022 में जिस्मानी सरगर्मी की तजवीज़ करदा सतह पर पूरा नहीं उतरे थे। इसका मतलब ये है कि हमारी आबादी का 60% 2030 तक बैठ जाएगा और मुनासिब जिस्मानी सरगर्मी न करने से बीमारी का खतरा भी बढ़ेगा। तहकीक के मुताबिक पड़ोसी ममालिक बांग्लादेश, भूटान और नेपाल में ख्वातीन ज्यादा सरगर्म हैं। WHO ने बुध के रोज कहा कि अगर जिस्मानी गैर फ़ालियत की सतह को कम नहीं किया गया तो 2020 और 2030 के दरमियान सेहत आमा के निज़ाम पर जिस्मानी गैर फ़ालियत की लागत का आलमी तखमीना तकरीबन $300 बिलियन होगा। बिहार, झारखंड और मध्य प्रदेश से 6 नए चुने गए पार्लिमानी मेंबरान ने 27 जून को राज्यसभा की रुकनीयत की हलफ ली। 18वीं लोकसभा के सेशन के बाद राज्यसभा की पहली बैठक जुमेरात को हुई और ये राज्यसभा के 264वें सेशन का पहला दिन था। राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने भी आम आदमी पार्टी के रुकन संजय सिंह की मुअत्तली मनसूख करने का ऐलान किया। संजय सिंह को 24 जुलाई 2023 से उस वक्त तक ऐवान की खिदमात से मुअत्तल कर दिया गया जब तक कि इस्तेहकाक कमेटी अपनी रिपोर्ट पेश नहीं कर देती। राज्यसभा की इस्तेहकाक कमेटी ने बुध को
संजय सिंह और 11 के खिलाफ जेरे इल्तवा मुकदमात की 77वीं और 78वीं रिपोर्ट पेश की। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी इंडिया खाने की चीज़ों पर ध्यान रखती है। इसने ऐसी सभी चीज़ों को बैन कर रखा है जो सेहत के लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है। ऐसे ही खाने की एक चीज़ हिंदुस्तान में काफ़ी साल पहले बैन हो चुकी है, लेकिन फिर भी लोग गैरकानूनी तरीके से इसको बेच रहे हैं और इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये चीज़ कुछ और नहीं बल्कि रोज़ाना की ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाला लहसुन है। यूनाइटेड स्टेट्स इंटरनेशनल ट्रेड कमीशन की रिपोर्ट बताती है कि चीन के लहसुन पर कई सारे मुल्क बैन लगा चुके हैं, कुछ सख्त कवायद को लागू कर चुके हैं क्योंकि वहाँ उगने वाले लहसुन में फाइटोसैनिटरी का खतरा पाया गया है। ये सर्टिफिकेट उन चीज़ों को दिया जाता है जो पेस्ट और डिजीज़ फ्री साबित होते हैं। तो वहीं मगरिबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी ने कोलकाता समेत पूरी रियासत में फुटपाथ समेत दीगर सरकारी ज़मीनों पर ज़बरदस्ती कब्जे को हटाने के सख्त हुक्म जारी किए हैं। उसके बाद पिछले 3 दिनों से पुलिस फुटपाथों को खाली करने के लिए मुहिम चला रही है। न्यू मार्केट, बेहाला, अलीपुर समेत महानगर के कई इलाकों में फुटपाथों पर बनी दुकानों को पुलिस ने बुलडोजर से तोड़ दिया था। जगह जगह एहतिजाजी मुजाहिरे हुए, लोग रोते हुए नजर आए, लेकिन पुलिस ने उनकी एक ना सुनी। हालांकि धर्मतला के सबसे पॉश इलाके ग्रैंड ओबेरॉय होटल के पूरे फुटपाथ पर दुकान लगाने वालों में 90% से ज्यादा मुस्लिम कारोबारी हैं। बुध को यहाँ पुलिस की टीम खाली करवाने तो पहुंची थी, लेकिन अचानक वापस चली गई, जिसके बाद जुमेरात को वजीर आला ममता बनर्जी ने सुबह सुबह सेक्रेटेरिएट में इसको लेकर बैठक की और इस मुहिम पर फौरी तौर पर रोक लगा दी। ममता ने कहा कि हमें किसी की रोजी रोटी छीनने का हक नहीं है। उन्होंने मजीद कहा कि फुटपाथ पर कब्जे के लिए हॉकर नहीं बल्कि हम लोग जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कि अब अगर कहीं फुटपाथ पर कब्जा होगा तो मकामी काउंसलर की गिरफ्तारी होगी। इतना ही नहीं, और बड़ा ऐलान करते हुए ममता ने कहा कि न्यू मार्केट और ग्रैंड ओबेरॉय होटल के पास जो लोग फुटपाथ पर बिजनेस करते हैं उनके लिए अलग से मार्केट बनाई जाएगी जहां उन्हें बैठने की जगह दी जाएगी। यहां दुकानें लगाने वाले लोग ग्रैंड ओबेरॉय होटल के सामने ही कारोबार पर अड़े हुए हैं। उनसे गुजारिश करते हुए ममता ने कहा कि आप लोगों को समझना होगा, ये हिफाजत का मामला है। ग्रैंड ओबेरॉय होटल में मुल्क और बैरूनी मुल्क से बड़े बड़े लोग आते हैं, जहां हिफाजती इंतजामात की चाको चौबंद रहती है। कहीं कोई बड़ी बात हो गई तो मरकजी सरकार जांच के लिए एनआईए को भेजने लगेगी। ममता ने कहा कि फिलहाल 1 महीने तक फुटपाथ पर कब्जे को हटाने की मुहिम को बंद रखा जाएगा और इस वक्त के दौरान जो लोग भी फुटपाथ पर दुकान लगा रहे हैं उन्हें कहीं और शिफ्ट हो जाना होगा। मध्य प्रदेश के उज्जैन में विक्रम यूनिवर्सिटी में कुछ तलबा ने अपनी केमिस्ट्री प्रोफेसर अनीस शेख पर उनको मजहब की बुनियाद पर खराब ग्रेड देने और मजहब तब्दीली को बढ़ावा देने का इल्जाम लगाया था। अब इस मामले पर अनीस ने अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा कि कुछ बच्चे काफी वक्त से मुझ पर दबाव बना रहे थे, बिना क्लास में आए प्रैक्टिकल किए और खाली फाइलें जमा कर दी। मैंने उनकी बात नहीं मानी तो मुझ पर इल्जाम लगाया गया कि उनको मजहब की बिना पर नंबर दिए जा रहे हैं। हालांकि यूनिवर्सिटी की तरफ से जांच कमेटी बिठा दी गई है जो 15 दिन में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। तब तक के लिए प्रोफेसर अनीस शेख को कॉलेज नहीं आने के लिए कहा गया है। आपको बता दें कि विक्रम यूनिवर्सिटी के बी फार्मा कोर्स के 5वें सेमेस्टर के इम्तिहान फरवरी में हुए थे, जिसके नतीजे पिछले हफ्ते जारी हुए और उसके बाद से ही तलबा ने इल्जाम लगाया कि व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर एक खास मजहब को प्रमोट किया जाता है। साथ ही उस व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल कुछ हिंदू लड़कियों को कॉल करके परेशान किया जाता है। कॉलेज में नमाज भी पढ़ाई जाती है। इन्हीं इल्जामों के बीच प्रोफेसर अनीस शेख ने कहा कि जो जैसा परफॉर्म करता है उसको वैसे नंबर मिलते हैं। प्रोफेसर अनीस का कहना था कि चूंकि ये कोर्स प्रैक्टिकल बेस्ड है और प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए बाहर से एग्जामिनर आते हैं जो मार्क्स देते हैं, थ्योरी का पेपर भी चेक होने के लिए बाहर जाता है। मैं गेस्ट फैकल्टी हूँ और मेरे पास ये पावर नहीं है कि मैं किसी को कम ज़्यादा नंबर दे सकूँ। कुछ बच्चे क्लास और प्रैक्टिकल में नहीं आते हैं, लैब में एप्रन के बिना आते हैं, वो एग्जाम में खाली फाइल जमा करते हैं। इन सब के बावजूद हमारी तरफ से किसी का नुकसान नहीं होता है, लेकिन कुछ बच्चे मुझ पर लगातार दबाव बना रहे थे। मैंने उनकी बात नहीं मानी तो मुझ पर ये इल्ज़ाम लगा दिए गए। तो वहीं बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए हर साल होने वाली अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शुक्रवार की सुबह 5:30 बजे श्रद्धालुओं के पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाकर जम्मू के बेस कैंप से रवाना किया। एलजी मनोज सिन्हा ने एक दिन पहले जम्मू में यात्री निवास भवन का दौरा किया था। इससे कबल एलजी जनूबी कश्मीर के अनंतनाग में पहलगाम बेस कैंप भी पहुंचे थे। यहां उन्होंने सिक्योरिटी से मुतालिक एक मीटिंग की सदारत भी की थी। आपको बता दें कि ये 52 रोजा यात्रा 29 जून को 2 रास्तों से शुरू होगी, जिनमें अनंतनाग में रिवायती 48 किलोमीटर तवील ननवान पहलगाम रास्ता और गांदरबल में 14 किलोमीटर छोटा लेकिन मुश्किल रास्ता शामिल है। सिक्योरिटी के बारे में बात करें तो जम्मू कश्मीर पुलिस की सिक्योरिटी विंग ने जम्मू में अमरनाथ बेस कैंप के आसपास के इलाकों में 3 दर्जाती सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए हैं। जम्मू के सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एसएसपी डॉक्टर विनोद कुमार के मुताबिक यात्रा के लिए सिक्योरिटी के खातिर ख्वाह इंतजाम किए गए हैं।
भगवती नगर इलाके में बेस कैंप के लिए 3 दर्जाती हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। जम्मू शहर में क़याम और रजिस्ट्रेशन मराकज में भी सख्त हिफाजती इंतजाम हैं। इसके अलावा पुलिस ने इस शाहराह पर सिक्योरिटी फोर्सेस को भी तैनात किया गया है, जहां से रोजाना मुसाफिर गुजरेंगे। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर जिले में मौजूद देवगिरी किले के मंदिरों में पूजा अर्चना रोकने को लेकर दिए गए एएसआई के ऑर्डर की जमकर तनकीद हो रही है। एएसआई के इस ऑर्डर की शिवसेना और कई पार्टियों ने तनकीद की है। छत्रपति संभाजीनगर जिले में मौजूद देवगिरी किले के मंदिरों में पूजा करने के बारे में हिंदुस्तान के आसार कदीमा के सर्वे ने कहा कि ये सदियों से महफूज पुराने किले बंद के उन मंदिरों में पूजा या कोई और रस्म अदा करना कानून की खिलाफ वर्जी होगी। जुमेरात को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सामने आए 4 जून के ऑर्डर के मुताबिक किले के तलहटी में मौजूद भारत माता मंदिर के पुजारी राजू कंजुने को पूजा करने से रोक दिया गया था। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के मुताबिक, जो कि मरकजी वजारत सकाफत के तहत काम करता है, एक बेजान यादगार होने की वजह से किले के अहाते में वाक़ किसी भी मंदिर में रसूमात को अदा करने की इजाज़त देना कदीम यादगारों और आसार कदीमा के मकामात और बाक़ियात एक्ट 1958 की खिलाफ वर्जी होगी। इस हुक्म ने एक नया तनाज़े को जन्म दे दिया है और महाराष्ट्र कानून साज काउंसिल में अपोजिशन लीडर शिवसेना के अंबादास दानवे और मराठा कोटा कारकुन विनोद पाटिल ने इस पर सवालात उठाए हैं। इस मामले में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के एक सीनियर अफसर ने कहा कि देवगिरी किला एक बेजान यादगार है और यहाँ पूजा की इजाजत नहीं है। कोई पुजारी रसूमात अदा नहीं कर सकता, लेकिन सयाह आजादाना तौर पर किला का दौरा कर सकते हैं। वहीं शिवसेना लीडर ने यह भी सवाल उठाया कि क्या छत्रपति संभाजीनगर जिले के खिलताबाद में वाक़ई मुगल बादशाह औरंगजेब के मकबरे पर भी ऐसी ही पाबंदियां आयद की जाएंगी या नहीं। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।